हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास जो कि ल्यूसन सीरीज़ का पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास का ल्यूसन सीरीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, कहीं पर गलती भी हो सकती है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे और उसको सुधार लेंगे, है ना। तो ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए कहीं पर गलती भी हो सकती है, क्योंकि मैं पहला वीडियो ये बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का परिचय एवं नामकरण। तो छत्तीसगढ़ का जो परिचय है और नामकरण है वो किस तरह से दिया गया था, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण, पहला परिचय। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो देखो, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। 6वीं सदी और 12वीं शताब्दी के बीच सरभपुरी, पांडुवंशी, नागवंशी और सोमवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर वर्ष 1875 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर राज्य किया। 1741 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक यह क्षेत्र मराठों के शासनाधीन रहा। वर्ष 1854 ईस्वी में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासनकाल में राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर को महत्व बढ़ाया गया। वर्ष 1905 में संबलपुर बंगाल में चला गया और सरगुजा बंगाल से छत्तीसगढ़ में आ गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। यह राज्य भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में शामिल या स्थापित हुआ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो संबलपुर है वो संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, और जो सरगुजा जो है वो उड़ीसा में हुआ करता था। तो बंगाल विभाजन के बाद जो सरगुजा है वो छत्तीसगढ़ में आ गया और जो संबलपुर है वो कहाँ गया? उड़ीसा में चला गया। और ये कब हुआ? ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, है ना। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश से नीचे आंध्र प्रदेश तक हमारा जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा छत्तीसगढ़ एक नया राज्य के रूप में गठित हुआ, जो किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है ना। तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो किस तरह से हुआ है? तो नामकरण देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के संबंध में कई तरह के मत मिली हैं। पहला जो मत है, पहला क्या बोला है? ब्रिटिश इतिहासकार J.B. बेगलर के मतानुसार इस क्षेत्र का वास्तविक नाम छत्तीसगढ़ था, न कि छत्तीसगढ़। तो देखो, जो J.B. बेगलर है वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ का वास्तविक नाम छत्तीसगढ़ नहीं था। क्या था? छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का नाम था वो छत्तीसगढ़ न होकर छत्तीसगढ़ हुआ करता था। जरासंध के राज्य क्षेत्र में दक्षिण की ओर 36 अनुसूचित जातियों के परिवार ने क्षेत्र बसाया, उसे छत्तीसगढ़ कहा गया, जो कालांतर में विकृत होकर छत्तीसगढ़ बन गया। देखो, अब दूसरा मत क्या है? कई इतिहासकार के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदीगढ़ से बिगड़कर बना है। जो छत्तीसगढ़ है वो किससे बिगड़कर बना है? चेदीगढ़, जो कि चेदियों का राजनीतिक केंद्र था, है ना। अब तीसरा मत क्या है? तीसरा मत जो है, अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कलचुरी हैहैक वंशी राजपूत साम्राज्य के समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ दुर्ग, जो कि राज्य के रतनपुर शाखा के अंतर्गत अठारहगढ़ एवं रायपुर शाखा के अंतर्गत अठारहगढ़ थी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गढ़ों के आधार पर हुआ छत्तीसगढ़ नामकरण सर्वाधिक मान्य प्राप्त है। जो देखो, जो तीसरा वाला है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है ना। अब आते हैं तीसरा। अब नोट्स, रायपुर गजेटियर 1973 ईस्वी में छत्तीसगढ़ किलों की स्थिति बताई गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में अठारहगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर के राज्य अंतर्गत तथा अठारहगढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। दोस्तों, जो रतनपुर है, रतनपुर अभी बिलासपुर का जो भाग है, बिलासपुर में जो है रतनपुर आता है। तो देखो, अठारहगढ़ जो है रतनपुर शाखा में आता था, और अठारहगढ़ जो है कहाँ आता था? रायपुर शाखा में आता था, है ना। रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले अठारहगढ़ थी। जो रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले अठारहगढ़ थे, रतनपुर, विजयपुर, खरौंद, मारो, कोंटगढ़, नवागढ़, सोंधी, अखौर, पडरभट्टा, सिमरिया,
चांपा, लाफा, छुरी, केंडा, मातीन, अप्रोरा, पेंड्रा एवं कुरकुटी कंडरी। ये जो 18 गढ़ है, ये 18 गढ़ किसके अंतर्गत आते थे? रतनपुर के अंतर्गत आते थे, जिसमें दो शाखा में बांटा गया, एक रायपुर शाखा में बांटा गया था, एक रतनपुर शाखा में बांटा गया था। तो रतनपुर शाखा में जो बांटा गया था, ये 18 गढ़ जो है आते हैं, ये रतनपुर शाखा में आते हैं। अब देखते हैं रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़। रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ थे। सबसे पहला रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगापुर, लवन, उमेरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मेहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगनगढ़, सुबरमार, टेगनागढ़ एवं अकलतरा। ये जो है 18 गढ़, ये 18 गढ़ किसके अंतर्गत आते थे? रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे, है ना। इसी तरह जो है हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का नाम है, छत्तीसगढ़ पड़ा है ना। तो ये जो है सर्वमान्यता है, इसको माना गया है कि जो रतनपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ को मिला के इस जो है हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है ना। मराठा शासन काल में नागपुर के भोसला साम्राज्य के तहत छत्तीसगढ़ नामकरण को ज़्यादा प्रसिद्ध मिली। मराठों ने रतनपुर एवं रायपुर को संयुक्त कर दिया। मराठों ने रतनपुर एवं रायपुर के स्थान पर छत्तीसगढ़ नामकरण को स्वीकारा और उसे प्रचलित किया। ब्रिटिश काल में भी छत्तीसगढ़ का नाम व्यवहारित हुआ। तो देखो, जो मराठा थे उन्होंने रतनपुर और रायपुर जो अलग अलग ये था, तो उसको उन्होंने शामिल कर दिया, और जो हमारा छत्तीसगढ़ का नाम है उन्होंने क्या दे दिया? छत्तीसगढ़ दे दिया, है ना। अब आते हैं आगे। अब जो नामकरण छत्तीसगढ़ का इसी तरह समाप्त होता है। और अब हम लोग देखेंगे जो पाषाण काल में क्या क्या मत मिले हैं, है ना। सबसे पहले आते हैं पाषाण काल। तो राज्य में महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, आपको मैं ये बता देता हूँ। जो पूरा पाषाण काल जो है 2 मिलियन वर्ष पहले से कब तक? 2 मिलियन से 10,000 ईसा पूर्व तक। 2 मिलियन वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक इसमें जो है हम लोग का पूरा पाषाण काल आता है ना। और 10,000 से लेकर 6,000 तक इसमें आता है मध्य पाषाण काल। और 6,000 से लेकर आता है 3,000 तक, ये होता है नव पाषाण काल, ईसा पूर्व तक, है ना। ये सब है क्या है? ईसा पूर्व में। तो इसी तरह से हम लोग का जो इतिहास है इसको बांटा गया है। और इसके बाद आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 से, कब? 2500 से लेकर 1750 तक, ईसा पूर्व तक की इसमें आता है हम लोग का क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। अब 1500 से 1000 तक हम लोग का ये आता है वैदिक सिविलाइजेशन, इसमें जो है ऋग वैदिक काल। तो इसी तरह हम लोग का उसके बाद ऋग वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल के बाद आगे इसी तरह से हमारा जो इतिहास बढ़ता है ना। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है इससे इसका कोई लेन देन नहीं है। सबसे पहले पाषाण काल, तो हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। राज्य में महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राज्य के रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर आदि क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राज्य के रायपुर, दुर्ग आदि क्षेत्र में दक्षिण भारतीय संस्कृति, महापाषाणकालीन संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो पाषाण काल से हमारा छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बस इससे इतना बस मिलता है, उससे बस हम लोग का जो उपकरण बस मिले हैं। लेकिन उससे हम अगर क्या क्या है, उसका क्या क्या हुआ, क्या क्या खेती किए थे, क्या क्या किए थे, उसके बारे में कुछ उपकरण नहीं मिलता, बस साक्ष्य बस मिले हैं। उसके बाद आता है वैदिक काल, है ना। तो वैदिक काल में हम लोग का छत्तीसगढ़ से क्या क्या मिला है? तो वैदिक काल से भी छत्तीसगढ़ से कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जो आर्य लोग क्या है उसमें बैठे थे, कहाँ? पंजाब। उनका जो मुख्य क्षेत्र था पंजाब था आर्य का, तो उन्होंने पंजाब तक ही उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था, छत्तीसगढ़ तक उन्होंने उनका जो राज्य है उनका विस्तार नहीं किया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ल्यूसन क्या बोलता है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र पंजाब था, इसीलिए ऋग्वैदिक छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में नर्मदा नदी एवं विंध्यन पर्वत का उल्लेख नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि आर्य ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई थी। इसका कहना है कि जो आर्य है वो केवल पंजाब तक ही उन्होंने अपना जो बसेरा किया था, उन्होंने उनका जो विस्तार उन्होंने छत्तीसगढ़ तक नहीं किया था,
है ना। उन्होंने उस क्योंकि हमारे वहाँ पर कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आर्य ऋग्वेदिक काल में इस क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। कौशिकी उपनिषद में विंध्यन पर्वत का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल क्या है और ऋग्वेदिक काल। देखो दोस्तों, पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं, ऋग्वेदिक काल जो है केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसमें 600 साल तक केवल ऋग्वेद ही रचना हुई थी। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल, उसमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद इसका रचना हुई थी। तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो कौशिकी उपनिषद है उसमें विंध्यन पर्वत का उल्लेख मिलता है ना। वैदिक काल में बस इतना ही बताया गया है। उसके बाद आते हैं महाकाव्य काल, है ना। तो महाकाव्य काल में छत्तीसगढ़ का क्या क्या उल्लेख मिलता है उसके बारे में बताया गया। रामायण वाल्मीकि महाकाव्य। रामायण के अनुसार कोसल राज्य के 2 भाग थे, उत्तरी कोसल व दक्षिण कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत जो कि अयोध्या थी, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में है, थी, जबकि दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती। उत्तरी कोसल नरेश दशरथ का विवाह दक्षिण कोसल के नरेश भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ था। देखो कौशल्या जो है छत्तीसगढ़ की है, कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। और जो राजा दशरथ हैं उन्होंने कहा, वो कहाँ के थे, अयोध्या। अयोध्या फिलहाल अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो जो राजा दशरथ थे वो अयोध्या के थे और जो कौशल्या थी वो छत्तीसगढ़ की थी। तो जो छत्तीसगढ़ किसकी पुत्र थी, वो भानुमंत की पुत्री थी, है ना। तो जो कौशल्या है वो किसकी पुत्र थी, भानुमंत की पुत्र थी। क्योंकि भानुमंत का पुत्र नहीं था इसलिए दक्षिण कौशल का राज्य भी राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। तो भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, बस एक पुत्री थी कौशल्या। इसीलिए जब राजा दशरथ कौशल्या से शादी किए तो जो हमारा छत्तीसगढ़ भी किसका हुआ, राजा दशरथ का हुआ, है ना। कौशल भी किसका हुआ, दशरथ का हुआ। राम ने 14 वर्ष वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बिताया। जनश्रुति के अनुसार शिवरी, नारायण, खरोद आदि स्थान राम कथा से संबंध माने जाते हैं। राम द्वारा सीता का त्याग किया जाना पर सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम सिरपुर के समीप तुरतुरिया में स्थित शरण दिया। तो देखो राम जो है उनको सीता का जब त्याग करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जो है उनको अपने शरण में लेते हैं। तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। राम के पश्चात उत्तरी कौशल का राज्य उनके ज्येष्ठ पुत्र लव को मिला और दक्षिण कौशल का राज्य उनके कनिष्ठ पुत्र कुश को मिला। दक्षिणी कौशल का राजधानी श्रावस्ती कुश के नाम से, कुशस्थली के नाम से भी जाना जाता है ना। जो दक्षिण कौशल की राजधानी जो कि छत्तीसगढ़ है उसको किसके नाम से भी जाना जाता है, कुशस्थली के भी नाम से जाना जाता है। अब देखो महाभारत से छत्तीसगढ़ का क्या क्या व्याख्या मिलता है उसके बारे में बताता हूँ। महाभारत का जो रचयिता है वेद व्यास। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राग कौशल या कौशल के रूप में मिलता है। महाभारत में बस्तर का अरण्य क्षेत्र की कांतार कहा गया है। महाभारत कालीन चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण द्वारा हुआ। चेदी देश के ही एक अन्य नरेश बब्रुवाहन का उल्लेख मिलता है जो पांडुपुत्र अर्जुन का पुत्र था। महाभारतकालीन ऋषभ तीर्थ की पहचान गुंजी बिलासपुर मणिपुरे की पहचान वर्तमान एक मिनट, कैसे कहाँ तक, दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था इसमें। तो चलो हम आते हैं महाभारत काल के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो महाभारत काल में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राग कौशल या कौशल के रूप में मिलता है। महाभारत में बस्तर अरण्य क्षेत्र में कांतार कहा गया है। महाभारत कालीन चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण द्वारा हुआ था। चेदी देश के ही एक अन्य नरेश बब्रुवाहन का उल्लेख मिलता है जो पांडुपुत्र अर्जुन का पुत्र था। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ का पहचान गुंजी बिलासपुर जिला मणिपुरे की पहचान वर्तमान रतनपुर बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र की राजधानी चित्रंगदापुर की पहचान वर्तमान सिरपुर के रूप में की जाती है, जो कि सिरपुर अभी कहाँ है, जो महासमुंद में है ना। अब आते हैं महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में उसका उल्लेख क्या क्या होता है देखते हैं। तो जो महाजनपद काल है, एक मिनट देखो, बौद्ध रचना अंगुत्तर निकाय एवं जैन रचना भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से एक था कोसल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी कोसल एवं दक्षिणी कोसल। दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती दक्षिण कोसल में अपना निवास किया था।
चीनी यात्री वेंगसंग की यात्रा वृत्तांत सियुकी से भी इसकी पुष्टि होती है ना। अब आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में क्या क्या हुआ? तो दोस्तों मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य काल जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का जो समय काल है उसको क्या कहते हैं? मौर्य काल। मौर्य काल के दौरान इस क्षेत्र का मौर्य वंशी शासक के अधीन था। मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य काल के 2 अभिलेख सरगुजा जिले से प्राप्त हुए हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा सीता बेंगरा और जोगी महाराज से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख से सुतनुका नामक देवदासी एवं उनके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है। इन गुफाओं की सांस्कृतिक आयोजन के मंचन के लिए रंगशाला नाट्यशाला बनाए गए थे। सीता बेंगरा की नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। रायपुर जिले के तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है। इस विहार में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आज भी विद्यमान है। मौर्यकालीन आहत के सिक्के मुख्य अकलतरा, ठठरी, बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये है मौर्य काल के साक्ष्य है ना। इनके अलावे छत्तीसगढ़ में मिट्टी के परकोटे वाले अनेक गढ़ मिले हैं जिनका संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से उल्लिखित आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है। आठवीकों की अपनी सामाजिक व्यवस्था थी जिससे अवशेष को आज भी बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। और आते हैं सातवाहन काल। सातवाहन काल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ था है ना। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण कोसल का अधिकांश क्षेत्र सातवाहन के प्रभाव क्षेत्र का अधीन था। चीनी यात्री वेंगसंग ने अपनी यात्रा विवरण सियुकी में दक्षिण कोसल को सातवाहन के राज्य का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के लिए एक 5 मंजिला भव्य संग्राम बनाया। वेंगसंग के इस कथन की पुष्टि ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख से भी होता है ना, जिसमें सातवाहन राजा कुमारदत्त का उल्लेख है। सातवाहन नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के बिलासपुर निकट महानदी से प्राप्त हुआ है। अपिलक के मुद्रा की प्राप्ति से इस काल में यहाँ तक तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि होती है। सातवाहन काल में महारत का व्यापार रोम से होता था। जो सातवाहन काल था उसमें जो है जो भारत का व्यापार किससे होता था? रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्का बिलासपुर के चकरवेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन दिनों बिलासपुर काफ़ी समृद्ध था है ना। दोस्तों सातवाहन काल के बाद आता है वाकाटक काल है ना। तो वाकाटक काल से क्या क्या साक्ष्य मिले छत्तीसगढ़ से उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दक्षिणापथ स्वामी सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों के दक्कन के अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने विस्तारवादी था और उसने दक्षिण कोसल के समुच्चय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। प्रवरसेन प्रथम के मरणोपरांत मतलब उसकी मृत्यु के उपरांत गुप्तों ने दक्षिण कोसल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रवर्ती वाकाटक नरेंद्र सेन ने फिर से दक्षिण कोसल पर वाकाटकों की प्रभुसत्ता स्थापित की है ना। उसके आते हैं वाकाटक नल संघर्ष। अब आते हैं वाकाटक नल संघर्ष। तो वाकाटक नल संघर्ष में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो वाकाटक नल संघर्ष वाकाटक नरेशों को बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा। नल शासक भवदत्त वर्मन ने प्रवर्ती वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन जो कि नागपुर पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस पराजय का बदला नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने लिया। पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। इस युद्ध में नल शासक अर्थपति की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वाकाटक के वत्सगुलम शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कोसल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नल शासक स्कंदवर्मन ने दक्षिण कोसल के नल वंश की पुनर्स्थापना की। उसने बस्तर की पुष्करी जो कि भोपालपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया है ना। भोपालपट्टनम जो है फिलहाल शायद बीजापुर में है। उसके बाद आते हैं गुप्त काल है ना। गुप्त काल। अब गुप्त काल में छत्तीसगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिले उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं।
जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त जो कि 335 से 380 ईस्वी में गुप्त वंश के सबसे महान शासक था, वह साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने समस्त आर्यव्रत उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण पथ की विजय यात्रा की। उसने नरेश महेंद्र और महाकांता नरेश व्याघ्रराज को पराजित कर आगे प्रस्थान किया। महाकांता बस्तर और सिहावा का वन प्रदेश। इन शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अधीनता शासक के रूप में अपने क्षेत्र पर शासन किया। तो दोस्तों देखो, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जब समुद्रगुप्त का आगमन हुआ, समुद्रगुप्त का, तो जो है उन्होंने अपना अधिकार स्वीकार किया। मतलब उन्होंने मतलब समुद्रगुप्त के अधीन रहकर ही शासन किया। और जो समुद्रगुप्त ने पूरा किसको, छत्तीसगढ़ को यानी कि दक्षिण कोस्टल को जीत लिया, है ना। इस शासक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता शासक के रूप में अपने अपने क्षेत्र पर शासन किया। गुप्त काल छत्तीसगढ़ के गुप्त काल छत्तीसगढ़ के वनरवाद से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के से इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ गुप्तों के प्रभावाधीन था, है ना। अब आते हैं क्षेत्रीय राजवंश के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्षेत्रीय राजवंश, सबसे पहले राजर्षि तुल्य वंश। एक मिनट, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। ये जो राजर्षि तुल्य वंश है 5वीं सदी से 6वीं सदी तक, जो जिसका क्या था, राजधानी था आरंग, है ना। सूरदैत्य वर्मा जो इसका शासक है प्रथम, सूरदैत्य वर्मा प्रथम उसका शासक है। भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय इसका शासक है। इस वंश के शासक गुप्त अधिसत्ता स्वीकार करते थे। क्या करते थे, गुप्त अधिसत्ता स्वीकार करते थे। उसके बाद आता है सरबपुरी वंश, जो कि 6वीं सदी ईस्वी में आया। सरबपुरी वंश की राजधानी थी श्रीपुर थी, है ना। तो सरबपुरी का संस्थापक नरेंद्र प्रसन्नमात्र प्रवरराज, जो उसका अंतिम शासक है। तो सरब के संस्थापक जी कौन थे, नरेंद्र, और उसके बाद प्रसन्नमात्र, उसके बाद प्रवरराज जो कि अंतिम शासक थी। इस वंश को अमरराज कुल भी कहा जाता था। उनका जो राज्य चिन्ह था गजलक्ष्मी था। पांडु वंश द्वारा सरबपुरी वंश का अंत। उसके बाद जब पांडु वंश आए तो सरबपुरी वंश का इसके बाद अंत हो गया, है ना। अब आते हैं पांडु वंश। जो पांडु वंश है इसको सोम वंश बोलते हैं। श्रीपुर 6वीं सदी से 7वीं सदी ईस्वी तक पांडु वंश को 2 शाखाएं थी। मुख्य शाखा दक्षिण कोसल में स्थित थी और दूसरी शाखा मेकल अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र में थी। जो उसका शासक है उदयन प्रथम राजा था। नंद, उसके बाद ईशान देव, महाशिव, तिवरदेव सकल कोसलाधिपति जो धारण करते थे। जो क्या, तिवरदेव जो सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किए थे। महानंद, राज चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, है ना। वासटा कौन थे, जो हर्षगुप्त की पत्नी थी वासटा देवी, है ना। मौखिक नरेश की पुत्री ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति के भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर सिरपुर में बनवाया, जो कि लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज भी विद्यमान है। तो देखो, उन्होंने सिरपुर जो कि अभी महासमुंद में है, उन्होंने महासमुंद में सिरपुर में एक विशाल जो ईंटों से निर्मित मंदिर निर्माण किया, जो कि लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो किसका मंदिर है, विष्णु मंदिर का है, जो वासटा देवी के द्वारा निर्माण किया गया था। उस टाइम का जो शासनकाल था महाश्रीगुप्त बालार्जुन, है ना। महाशिवगुप्त की राजमुद्रा पर नंदी बना हुआ है और उसे परम महेश्वर कहा गया है ना। उसके बाद आते हैं नीचे। महाशिवगुप्त का शासनकाल दक्षिण कोस्टल छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाशिवगुप्त पुष्यभूति वंशी हर्षवर्धन का समकालीन था। अब महाशिवगुप्त के शासनकाल में वेंग संघ श्रीपुर आया था। परवर्ती नल शासक द्वारा पांडु वंश का अंत, है ना। अब परवर्ती नल शासक द्वारा किसका अंत हो गया, पांडु वंश का अंत हो गया, है ना। अब आते हैं नल नाग वंश, जो कि जिसका जो क्या था, राजधानी बस्तर था, जिसका संस्थापक शिशुक भवदत्त वर्मन प्रथम प्रतापी शासक थे। अर्थपति स्कंद वर्मन
शक्तिशाली शासक थे। विलासतुंग जो कि राजीव लोचन का जो मंदिर निर्माण करता है, विष्णु मंदिर है ना, मंदिर का निर्माता है। नरेंद्र धवल जिसका अंतिम शासक था। नल वंश वाकाटक वंश का समकालीन था। किसका समकालीन था? वाकाटक वंश का समकालीन था। कलचुरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नल राज्य का अंत। अब प्रेगदा मंत्री, महागोष्ठी शासनिक सलाहकार समिति मंडल, प्रशासनिक इकाई मांडलिक मंडल का प्रमुख अधिकारी, महामांडलेश्वर 1,00,000 गांव का अधिपति, सेनापति, सेना का प्रमुख अधिकारी, है ना। उसके कहते हैं छिंदक वंश। अब छिंदक वंश के बारे में छत्तीसगढ़ में क्या क्या उल्लेख है उसके बारे में देखते हैं। छिंदक वंश का जो उसका राजधानी था बस्तर, प्राचीन नाम चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है ना। अब नृपति भूषण शासक था। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, अन्नम देव द्वारा छिंदक नागवंश का जो कन्हर देव, जयसिंह देव, अंत नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव। तो काकती शासक का अन्नम देव द्वारा छिंदक वंश का अंत हुआ, है ना। उसके बाद क्या शासक है? फणी नागवंश जो कि कवर्धा के राजवंश में एक है। तो कवर्धा छोटा सा, उसमें फणी नागवंश का जो एक ये था। 10वीं और 14वीं सदी में कवर्धा जिसका शासक थे कवर्धा उसका राजधानी था। अहिराज प्रथम थे। अहिराज, राजमल, धरणीधर, महिमदेव, सर्वबंधन, गोपाल देव जो कि भोरम देव मंदिर का निर्माता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये है कि जो गोपाल देव है उन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। उसका जो निर्माण करता है वो थे कृष्णदेव प्रथम, एक मिनट, लक्ष्मण देव राय। कृष्णदेव नहीं है, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण देव इसका जो निर्माता है ना, किसका? विष्णु मंदिर का। लेकिन जो उसका शासनकाल था, इसका शासनकाल था किसका? गोपाल देव का शासनकाल था। लेकिन जो लक्ष्मण देव राय है उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? भोरमदेव मंदिर का। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा देख लेना। नलदेव, भुवनपाल, कार्तिपाल, महिपाल, विषयपाल, जनपाल, यशोराज, कन्हर देव, लक्ष्मी वर्मा, खग्गर देव, भुवने कम्मल, अर्जुन भीम, खोज लक्ष्मण, रामचंद्र, मड़वा महल का मंदिर निर्माता है ना। जो रामचंद्र देव है उन्होंने क्या? मड़वा महल, छेरकी महल का जो है कवर्धा में जो है मड़वा महल और छेरकी महल, और उनका निर्माण करता कौन है? रामचंद्र देव। मड़वा महल और छेरकी महल का, है ना। ये कलचुरियों के अधीनस्थ मंडल थी। इन्होंने देखो कलचुरी सबसे ज़्यादा शासन करने वाला छत्तीसगढ़ में राजवंश है। और फणी नागवंश एक केवल कवर्धा में था और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कौन था? कलचुरी शासक, है ना। तो इसी तरह से हम लोग का ये जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, सोमवंश जो कि 1192 से 1320 तक है, जो कि कांकेर या काकराय, सिंहराज प्रथम के उसके शासक थे। उसका जो राजधानी था कांकेर था, और सिंहराज प्रथम उसका प्रथम शासक थे। कृष्णराज, जयतराज, सोमचंद्र और भानुदेव ये कलचुरी के अधीनस्थ मांडलिक थे, मतलब ये कलचुरियों के अधीन रहकर ही शासन क्या करते थे। इसी तरह हम लोग का ये लेक्चर क्लास 1 समाप्त होता है। दोस्तों अगर कहीं पर भी गलती हो जाती है तो उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार इसमें इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगर आपको आगे इसी तरह का वीडियो इतिहास से, छत्तीसगढ़ के इतिहास से आता रहेगा, इसके बाद हम लोग जस्ट इसका जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसका भी मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, जाकर आप वहाँ चेक कर सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद, आप इसी तरह वीडियो देखते रहेंगे।